बेंगलुरु के तशद्दुद-ज़दा इलाकों में अमन इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए उलमाए किराम ने एक बड़ा कदम उठाया। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी की सदारत में उलमाए किराम के वफ़द ने आज तशद्दुद-ज़दा इलाकों का दौरा किया। शरपसंदों की जानिब से जलाए गए पुलिस स्टेशन का उलमाए किराम ने जायजा लिया। तशद्दुद में तबाह हुए मुकामी MLA अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जलकर खाकस्तर हुए MLA के घर का दौरा करने के बाद कर्नाटक के अमीर शरीयत ने एक बड़ा ऐलान किया। अमीर शरीयत ने कहा कि अगर MLA इजाज़त दे तो तशद्दुद में तबाह हुए घर की असर-ए-नौ तामीर उलमाए किराम अपने खर्च से करेंगे। इस पर दलित MLA अखंड श्रीनिवास मूर्ति काफ़ी जज्बाती हो गए। उन्होंने उलमाए किराम का शुक्रिया अदा किया और दुआओं की दरख्वास्त की। इस मौके पर तमाम उलमाए किराम ने मुतालबा किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मुल्जिम को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इस वाक़े के रद्द-ए-अमल में तशद्दुद को भी उलमा ने इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार दिया। हम यहाँ आए, पुलिस स्टेशन का मुआयना किया, उसका भी बहुत ही बदतर हाल कर दिया है, पूरा जलाकर। और इसके बाद हम यहाँ अखंड श्रीनिवास के घर आए तो देखा तो बहुत ही अफसोस और हमको बहुत ही तकलीफ़ हुई। हम तमाम उलमाए किराम ने इसका बहुत ही ज़्यादा इजहार किया, गम का और बहुत ही तकलीफ़ का इजहार किया कि इस तरीक़े से श्रीनिवास साहब के मकान को एकदम से जलाकर राख कर दिया है। इसको ये इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ है, इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। गर्चे के नुकसानात हुए हैं, हमने इनसे अर्ज़ किया है कि अगर वो पसंद करें तो उनके घर की तामीर नौ हम अपने ख़र्चे पर कर सकते हैं। उलमाए किराम उन्होंने शुक्रिया के साथ में जो है कहा कि इसकी चंदा ज़रूरत नहीं है, आप रात तशरीफ़ लाए, मुझे ख़ुद आपके पास आना चाहिए था, आप रात तशरीफ़ लाए तो मुझे तसल्ली हुई है। हम अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब से कहेंगे कि इसके बाद भी आप जब भी आवाज़ देंगे उलमाए किराम या कौमी मुस्लिम आपके यहाँ पर आएगी। हम सबको काम करना है। अभी बहुत सारी चीज़ें दलित और मुसलमानों का नाम लेकर एक साजिश फैलाना चाहती हैं। हम अखंड श्रीनिवास मूर्ति साहब से कहेंगे कि जैसे कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में इस इलाके में मिलजुल कर रहा करते थे, इसी तरीके से भी आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना का और सभी गुरु का सभी शुक्रिया। यह बात है तो हमारा घर हमें वो बात बोल के ना हम बहुत खुशी का बात है, वो खुशी में है। हम हमारा घर हम मौलाना का आशीर्वाद रहे तो बस हमें बनने को तैयार है। आप क्या बोलते वो कमी ने वो जिस दिन ये फसाद हुए उस दिन फसाद में मैं और अरशद रिजवान सवेरे 3 बजे तक थे। ये फसाद होना नहीं चाहिए था, इसके खिलाफ है। हमने भी बहुत जद्दोजहद की, बहुत कोशिश किया कि भाई ये किसी तरह फसाद नहीं होना चाहिए, कानून अपने हाथ में मत लो करके। आवाम हमारी बात सुनी नहीं, आज पछता रही है। ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। सर अभी ये जो अरेस्ट हो SDPI ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए बेंगलुरु तशद्दुद मामले में किसी भी रोल से इनकार किया। पार्टी का कहना है कि इसके लीडरों ने लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए पुलिस का ताउन किया था, इसके बावजूद इन पर मामले दर्ज किए गए। गुलबर्गा में पार्टी ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी लीडरों ने इसे सियासी साजिश करार दिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि रियासती वज़ीर दाखिला बिस्वराज बोमई ने तशद्दुद मामले में SDPI के रोल की बात कही है। पुलिस ने तशद्दुद मामले में FIR दर्ज की है, जिसमें SDPI के कई लीडरों के नाम शामिल हैं। शाम के 6:30 बजे से पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट देने के लिए जा करके माब आया तो वहाँ के कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और PI ने इनको रिक्वेस्ट की कि उसको कंट्रोल करने के लिए आप आगे बढ़ें और उनका खुद का माइक दे करके इनको कंट्रोल करने के लिए कहा गया। जब ये कंट्रोल करने वाले शख्स के ऊपर इस तरह का केस FIR दर्ज करके अंदर किया जाता है, बहुत ही खंडनीय है और SDPI के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है। मेरा ऐसा मानना है कि BJP और कांग्रेस मिल करके स्केप बोर्ड बना करके SDPI को अपनी सियासत को चमकाने के लिए आगे बढ़ रही है, हवा क्रिएट कर रही है। आज इंडिया किस तरह से जा रहा है हमें देखना है। एक तरह हम देखते हैं दिल्ली के जो राइट्स हैं, जहां पर कपिल मिश्रा खुलेआम कम्युनल राइट्स की कम्युनल स्पीच दे रहा है, अवाम को उकसा रहा है दिल्ली राइट्स के बारे में, उसको आज तक ना FIR हुआ ना अरेस्ट हुआ। यहाँ पर मुजम्मिल पाशा पीसफुल प्रोटेस्ट करने की, अवाम को शांत करने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर FIR है, उसके अरेस्ट है। ये दो तरह के केसेस हमारे सामने आए।
74वें योम आज़ादी की मुनासिबत से सदर जमहूरिया ने अवाम के नाम अपने खिताब में मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कोरोना और शुमाल मशरक़ी रियासतों में सैलाब का जिक्र किया। इन्होंने तमाम लोगों को भी मुबारकबाद दी जिन्होंने कोरोना से लड़ने और सैलाब से निकालने में मदद की। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रह रहे भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी हमारे स्वाधीनता आंदोलन के मार्गदर्शक रहे। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उत्सवों में हमेशा की तरह धूमधाम नहीं होगी। इसका कारण स्पष्ट है। पूरी दुनिया एक ऐसे घातक वायरस से जूझ रही है जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और हर प्रकार की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है। इस वैश्विक महामारी के कारण हम सबका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। यह बहुत आश्वस्त करने वाली बात है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व अनुमान करते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठा लिए थे। राज्य सरकारों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की। जनता ने पूरा सहयोग दिया। इन प्रयासों से हमने वैश्विक महामारी की विकरालता पर नियंत्रण रखने और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की है। पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में देशवासियों को बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की आपदाओं के बीच समाज के सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर संकटग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। 15 अगस्त की तकरीबात के ताल्लुक से मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से अपील की है कि आज़ादी के मौके पर उन लोगों को याद करें जिनकी कुर्बानियों की वजह से मुल्क को आज़ादी मिली। आज़ादी हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। हमारे इस अज़ीम-ओ-शान मुल्क की आज़ादी में तमाम मज़ाहिब के लोगों का बराबर का हिस्सा रहा है। तमाम लोगों ने एक दूसरे के साथ कौमी यकजहती इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ पेश की हैं। लिहाजा नौजवानों की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि इस आज़ादी की अहमियत को समझें और इस मुल्क की आज़ादी के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहें। आज 15 अगस्त के मुबारक मौके पर मैं दिल की गहराइयों से तमाम हिंदुस्तानियों को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए सबसे यही अपील करूंगा कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पास और लिहाज रखते हुए इस 15 अगस्त को नेशनल फेस्टिवल के तौर पे मनाएं। अपने घरों में रहते हुए नेशनल एंथम के पढ़ने का जरूर एहतिमाम करें। कोलकाता के रेड रोड में योम आज़ादी की तकरीबात मनाई जाएगी। रियासती गवर्नर और वज़ीर आला ममता बनर्जी तकरीब में शिरकत करेंगे। ताहम आम लोगों को इस तकरीब से दूर रखा गया है। कोरोना बहरान के पेश नज़र योम आज़ादी की तकरीबात में सरकारी ओहदेदारों समेत सिर्फ 120 लोग ही शिरकत करेंगे। इस साल भी योम आज़ादी की तकरीब मुनक्किद की जाएगी, लेकिन इस बार इसका चेहरा अलग होगा। कोरोना बहरान का असर यहाँ देखने को मिलेगा। योम आज़ादी की तकरीब से आम लोगों को इस बार दूर रखा जा रहा है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां चल रही है योम आज़ादी की तकरीब के लिए। वज़ीर आला ममता बनर्जी यहाँ शरीक होंगी, गवर्नर यहाँ शरीक होंगे, कुछ सरकारी ओहदेदार भी यहाँ शरीक होंगे। तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जाएगा। अब देख सकते हैं कि किस तरह से कुर्सियां लगाई गई हैं। लोग एक दूसरे के साथ फासले पर रहें, फासले पर मिले, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। तो इस बार यौम जमहूरिया की तकरीब पर कोरोना का असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कोरोना बहरान को सामने रखकर जो गीत लिखे हैं वो भी आइंदा कल लोगों को सुनाए जाएंगे, यहाँ बजाया जाएगा। और साथ ही साथ जो 3 टैबलो पेश किए जाएंगे उसमें भी कोरोना का पैगाम होगा। एक नए स्लोगन के साथ, कोरोना हारबे बांग्ला जीतबे के पैगाम के साथ, के नारे के साथ 3 टैबलो पेश किए जाएंगे। तो आइंदा कल यौम जमहूरिया की तकरीब का इनेकाद को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सिक्योरिटी के खास एहतमाम देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना के ताल्लुक से भी एक ख़ास पैगाम आइंदा कल देखने को मिलेगा। वज़ीर आला ममता बनर्जी एक ख़ास पैगाम कोरोना के ताल्लुक से, कोरोना बेदारी के ताल्लुक से लोगों के सामने पेश करेंगी। कैमरामैन शुभेंदु के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू।
कोरोना के वबा के दरमियान कल मुल्क 74वां यौम आज़ादी मनाने जा रहा है। दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन दिल्ली की एक तस्वीर आपके जहन को अफसुर्दा कर सकती है। दिल्ली की सड़कों पर तिरंगा बेच रहा बचपन आज भी आज़ादी से कोसों दूर है। दिल्ली की सड़कों पर अक्सर बच्चे मुल्क का झंडा उठाए नजर आएंगे। ये बच्चे हर लाल बत्ती पर कार के दरवाजे खटखटाते हैं। 50 रुपये से लेकर 200-300 में मुल्क का झंडा बेचते हैं। इन बच्चों से लोग झंडे खरीद रहे हैं और आजादी की खुशी मना रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि इन बच्चों की जानिब हुकूमत को तवज्जो देना चाहिए। इनको रोजगार मिले तो ये सब करने को मिले ही ना मौका। जो खुशी ठीक से मनाते इस बार नहीं मना पाएंगे। अब अपने अपने घर में मनाएं ठीक ठाक से अपना, और थोड़ा कोरोना को थोड़ा सा रखें ध्यान में। आज हम आज़ादी में जो इतना घूम रहे हैं, और सबसे पहले जो कि अपने झंडे को खाली लाल किले पर लहराते थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला इसको कोई भी अपने छत पर अपनी गाड़ी पर कोई भी लहरा सकता है इसको। इसके लिए हमारे को बड़ा उत्साह है सर। उसके लिए हम सभी देशवासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। जुनूबी दिल्ली के इलाके में झंडे फरोख्त करने वाले लोगों का ताल्लुक राजस्थान से है। पहले फूल फरोख्त करते थे और अब झंडे बेच रहे हैं। लोगों में शामिल शंकर का कहना है कि रोजगार नहीं है, कोई मदद नहीं मिल रही है, क्या करें। 150 का 100 का 200 हम दर्द में बेचते हैं हर साल। बेच नहीं, हमारे शौक से बेचते। पहले भी झंडे बेचते थे, पहले 15 अगस्त पे बेचते थे, अब भी बेच रहे हैं। पहले बीच में गुलाब बेचते हैं, जब ऐसे गुलदस्ता बना के। अभी धंधा नहीं चल रहा लॉकडाउन की वजह से। गरीब आदमी हैं, भूखे मर रहे हैं, रोड पे पड़े हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। मुख्तलिफ रेड लाइट सिग्नल्स पर लहराता मुल्क का तिरंगा इन शहीदों को याद दिलाता है, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़के मुल्क को आजादी दिलाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वही आजादी है जिसमें मुल्क का बचपन सड़कों पर लगे रेड लाइट सिग्नल पर तिरंगा बेचने के लिए मजबूर है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद। लॉकडाउन के हालात की वजह से बड़े पैमाने पर कारोबार का नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि नांदेड़ में वाक़ मुल्क का कौमी परचम तिरंगा बनाने वाले इदारे भी मौशी मसाइल का सामना कर रहे हैं, जिसकी एक मिसाल मराठवाड़ा खादी ग्राम उद्योग समिति के तौर पर देखा जा सकता है। नांदेड़ में वाक़ मराठवाड़ा खादी ग्राम उद्योग सोसाइटी के तहत कायम किया गया है। ये इदारा मुल्क के उन 2 मुंतखब इदारों में से एक है जहाँ पर कौमी परचम यानी तिरंगा तैयार किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सरकारी दफ्तरों में परचम कुशाई के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले तमाम साइज के तिरंगा परचम की यहाँ से सप्लाई की जाती है। मुझे पहले ये बोलने में बहुत आनंद होता है कि अपने देश में सिर्फ 2 ही जगह राष्ट्रध्वज की निर्मित केंद्र है। उसमें महाराष्ट्र में नांदेड़ का नाम है और कर्नाटक में हुबली से आता है। अपना राष्ट्रध्वज अपने देश में 16 प्रांत में वितरित होता है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राष्ट्रध्वज अपना जाता है। दिल्ली के लाल किले पर भी अपना राष्ट्रध्वज फहराता है। यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी और 2 अक्टूबर जैसे मौके पर सरकारी, गैर सरकारी और दीगर इमारतों पर फहराया जाने वाला तिरंगा कहाँ और कितने एहतमाम के साथ तैयार किया जाता है, ये कम ही लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कौमी परचम तैयार करने वाले 3 मराकज़ हैं, जिनमें एक मेरठ भी है। लेकिन इस बार कोरोना वबा के बहरान ने मेरठ के इस झंडा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी बुरी तरह से मुतासिर किया है और गुज़िश्ता 5 माह में ज़्यादातर वक्त तक काम बंद होने के सबब महज 30% झंडे ही तैयार किए जा चुके हैं। पेश है रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मेरठ का खादी आश्रम कौमी परचम तैयार करने का लाइसेंसी सेंटर है। 1920 में मेरठ में खादी आश्रम के क़याम के 10 सालों बाद से ही यहाँ तिरंगा बनाने का काम जारी है। खादी आश्रम में खादी का थान तैयार करने के बाद थान को रंगा जाता है। इसके बाद रिवायती तरीके से स्क्रीन प्रिंट करके झंडे को सुखाया जाता है और फिर सिलाई की जाती है। हमारा काम ये है कि हम महीनों पहले रुई कताई करने के लिए देते हैं गाँव में, और महीनों में उसका सूत आता है। फिर वो सूत हम झंडे के लायक छांट करके बुनकर को देते हैं,
तब वो झंडे का कपड़ा बना करके देता है। जब वो कपड़ा आता है तब हम रंगाई छपाई और सिलाई करते हैं यहाँ, तब वो सेल्स के लिए जाता था। ये काम तो हमारा अपना होता है। इसके अलावा जिन लोगों को 15 अगस्त के लिए 26 जनवरी के लिए झंडा चाहिए होता था, वो हमारे पास जनवरी फरवरी में ही अपने यहाँ के लिए झंडे के लिए कपड़ा भेज देते थे। लेकिन कोरोना वबा के कहर के सबब इस साल झंडा तैयार करने का काम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। झंडे के लिए सूत काटने से लेकर कपड़ा तैयार करने, स्क्रीन प्रिंटिंग और सिलाई करने वालों तक का रोजगार बुरी तरह मुतासिर है और इस वजह से इस साल बहुत कम तादाद में झंडे तैयार किए जा सके। इस वर्ष लॉकडाउन की वजह से कहीं से ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि बंद रहा, न रंगाई छपाई न बन पाए। गत वर्ष झंडे बनाए 10,000 और कई जगहों से आए, देहरादून, इटावा, सिकोहाबाद, हापुड़, अलीगढ़, इन सारे क्षेत्रों से हमारे यहाँ झंडा माल आता है, थान भेजते हैं। हम उनकी रंगाई छपाई और झंडा पट्टी फड़ाई करा के उस पर छपाई कराते हैं, थानों की रंगाई करा के उसको सिलाई के लिए झंडा सिलवा देते हैं और बना करके उनको भेज देते। इस बार 15 अगस्त की तैयारी जो है कोरोना संक्रमण के कारण जो है तैयारी कुछ नहीं है। राष्ट्र ध्वज जो है का उत्पादन लगभग 30% है। हर साल संस्था 10 से 11,000 झंडा जो है का उत्पादन करती थी। इस बार 3,500 या 4,000 मुश्किल से जो है झंडा जो है तैयार हुआ होगा। लॉकडाउन के दौरान पिछले 4 माह से काम बिल्कुल बंद है और उत्पादन नहीं है। राष्ट्र ध्वज भी जो है कहीं से ऑर्डर एक तो बहुत कम आए हैं। मेरठ के खादी आश्रम में तैयार तिरंगे झंडे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सप्लाई किए जाते हैं, जो खास मौके पर शान से फहराए जाते हैं। लेकिन इस साल प्रोडक्शन कम होने से यौम आज़ादी के मौके पर कई इमारतों पर फहराए नहीं जा सकेंगे मेरठ में तैयार होने वाले ये परचम। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट। जश्न यौम आज़ादी पर हिफाजती इंतजामात को पुख्ता करने के साथ मेरठ पुलिस ने होटल और सराय के अलावा गैर मुकामी अफराद की रिहाइश वाले झुग्गी झोपड़ी इलाके में तलाशी मुहिम चलाई। बस स्टेशन और शहर के हसास इलाकों में डॉग स्क्वाड के साथ तलाशी मुहिम भी चलाई गई। विशेष तौर पे अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें लास्ट 2 दिन से, आज भी दिन है और कल भी रहेगा, जिसमें पूरे जोन में डिस्ट्रिक्ट की सेंसिटिविटी के हिसाब से अलग अलग जोन सेक्टर्स में बांटा गया है। इंटर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर लगातार चेकिंग चल रही है और आज रात से तो ट्रैफिक भी कंट्रोल रहेगा इंटर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर। इसके अतिरिक्त जो फुट पेट्रोलिंग है, जगह जगह पे एंटी सैबोटेज चेकिंग है, साथ में जो सराय हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, इन सब के वहाँ जो चेकिंग है, जो नए नए किराएदार आ रहे हैं उनकी भी वेरिफिकेशन चल रही है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ साथ हमारा जो अभिसूचना तंत्र है उसे भी थोड़ा सक्रिय किया गया है और यदि कोई भी सूचना प्राप्त होती है त्वरित उसके ऊपर संज्ञान। लॉकडाउन में वक्त गुजारने के लिए एक तरफ जहां लोग कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, वीडियो गेम, यूट्यूब के जरिए अपना वक्त बिता रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में एक आला तालीम याफ्ता नौजवान ने इन औकात को ज़ाया न करते हुए इस फारग वक्त में खेल कूद और टाइम पास से इज्तनाब करते हुए मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ कर लिया। नौजवान की इस अजीम कारनामे पर अहले खाना व उसके उस्ताद काफ़ी खुश हैं। लॉकडाउन में हिफ्ज़ किया कुरान। मुंब्रा में आला तालीम याफ्ता नौजवान का अजीम कारनामा। एमटेक फाइनल के तालिब इल्म ने 3 माह में हिफ्ज़ किया कुरान। अहले खाना में खुशी का माहौल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। मुंब्रा से ताल्लुक़ रखने वाले एमटेक के 21 साल तालिब इल्म शेख जुबैर को बचपन से ही कुरान पढ़ने का काफी शौक था। जुबैर ने बचपन में ही कुरान के 2-3 पारे व चंद बड़ी सूरतें याद कर ली थीं। इसके बाद असरी तालीम की मसरूफियत में उलझ गए, लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस वक्त का फायदा उठाया जाए। लॉकडाउन में जो हिफ्ज़ करने का ख्याल इसलिए दिल में आया कि हमको हमारे उस्ताद की जानिब से जो तरगीब दिलाई गई
कि जिस तरह से और बहुत सारे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने जो बहुत कम वक्त के अंदर कुरान शरीफ को हिफ्ज़ किया, तो इसी तरह अगर कोशिश करें तो हम भी कुछ ना कुछ जो है 1 पारा 2 पारा जितना हो सके उतना याद कर सकते हैं। तो ये तहरीक मिलने के बाद जो है हमने हिफ्ज़ करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसके अंदर पुख्तगी आई और 2 महीने के अंदर अल्लाह के फजल से हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया। मेरी एजुकेशन ऐसे तो मेरा इंजीनियरिंग का फ़ाइनल ईयर शुरू है, बल्कि अब एग्ज़ाम बाकी है बस। मस्जिद अम्मार के खतीब व इमाम मौलाना मोहम्मद हुसैन ने कुरान हिफ्ज़ करने में शेख ज़ुबैर की रहनुमाई की। खतीब इमाम मौलाना मोहम्मद हुसैन का कहना है कि शेख ज़ुबैर ने कोशिश की और अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। 6 जून 2020 को कुरान शरीफ हिफ्ज़ याद करना शुरू किया गया और 5 अगस्त 2020 को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया। ये हमारी रोज़ाना की तरतीब तकरीबन 12 से 13 घंटा हम रोज़ाना मस्जिद में रहकर इसको याद करते थे। हाँ, तो अल्लाह ने हमारे लिए आसानी का, फ़ज़ल का, करम का मामला फरमाया। अक्सर लोगों की बेटों से उम्मीद वाबस्ता होती है कि वो खूब कमाए और नाम रोशन करे, लेकिन शेख ज़ुबैर के वालिदैन की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा हाफिज कुरान हो। शेख ज़ुबैर जहां इंजीनियरिंग के फाइनल में है, वहीं अब कुरान के हाफिज भी हो चुके हैं। औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शेख बशीर, जिनकी अहलिया आलिमा हैं, 2 बेटियां भी असरी उलूम के साथ दीनी तालीम हासिल कर चुकी हैं। ने जो है मेरे लड़के ने जो हिफ्ज़ किया है, तो इसको बचपन ही से इस बात का जो शौक़ था, घर से भी जो माहौल था, दीनी माहौल और शौक़ भी था, और हम एक लड़का होने की वजह से जो है हम ये चाहते थे कि अल्लाह जो उसको अच्छे जो है तरक्की अता करे। कहते हैं वक्त बहुत अनमोल होता है, जो इसकी कद्र करता है वक्त भी इसकी कद्र करता है। वक्त किसी को इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वक्त कैसे इस्तेमाल करना है इंसान के हाथों में होता है। लॉकडाउन में टाइम पास करने वालों और टाइम पास नहीं होने की शिकायत करने वालों के लिए आज मुंब्रा का यह नौजवान शेख ज़ुबैर एक मिसाल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंब्रा से अनवारुल हक खान की रिपोर्ट। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और इसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप वादी कश्मीर के दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। वाज़ेह है कि फिल्मी नगमों को शामिल नहीं किया जाएगा, कश्मीरी फोक को तरजीह दी जाएगी। कश्मीर के सितारे का हिस्सा बनिए और अपनी आवाज़ को बुलंद परवाज़ दीजिए। अपने वीडियो के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें। तबले और नुट की थाप से जुड़ेंगे रबाब और जल तरंग, सारंगी और सितार के साथ मिलेगा संतूर का रंग, और झूम के गाएंगे आवाज के मलंग। कश्मीर में साजो आवाज से निकलेंगे सुकून के धारे, जब झिल मिलाएंगे कश्मीर के सितारे। अगर आप में है साजो आवाज का हुनर तो अभी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में और जमाने को दिखा दें कि आप हैं कश्मीर के सितारे। जल्द आ रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर।